हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए एसएसटी की जो है आज एक क्लास है और इसके पहले की जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2022 का जो ऑनलाइन एसएसटी ऐसे करके है प्लेलिस्ट। आप वहाँ पर सारी क्लासेस देख सकते हैं और साथ में अपना रिवीजन करते रहिएगा, जो भी आप जहाँ से भी कंटेंट आपके पास जो भी है। और अगर ना भी हो तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये अच्छे से कर लिया तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ में जो मैंने फ्री वाला बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन, वो आपको करना है। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में करनी है, तभी जाकर आपका अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और लास्ट में आप मुझे बताना कि क्या आपके नंबर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं, और कितने आपके सही हुए हैं। तो यहाँ तक जो है हमने कल कर लिया था, उसके आगे का आज करते हैं। 76, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप जो है आदिवासी का जो विषय है उस पर आप आराम से उसको परिचय कराएं और वो एक सर्व सम्मानजनक हो, मतलब रिस्पेक्टफुल हो। तो पहला देखते हैं, ये पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आप ये उनको ऐसा पोर्ट्रे करो कि वो क्या है, एज अ रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल। अब यहाँ पे संपन्न का मतलब ये नहीं कि उनके पास धन वन है, कि वो एक अपने आप में संपन्न है और वो शक्तिशाली हैं, वनवासी हैं। दूसरा, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। क्या इससे उनका कुछ रिस्पेक्ट होगा कि आप उनके ड्रेसेस को कलरफुल दिखाओ? इससे तो कुछ नहीं होता है। तीसरा, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। आप क्या करो, जो भी इस ट्राइबल जो सॉन्ग्स होते हैं एंड डांस होते हैं उनको क्या करो, स्क्रीनिंग मतलब उनको दिखा दो पर्दे पर। क्या इससे होगा? या फिर 4, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका बेस्ट ऑप्शन 1 है। क्यों? क्योंकि देखिए एक आदिवासी को अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है, परिचय कराना है, तो आपको सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, उनको आप ऐसे पोर्ट्रे करो कि वो क्या है, एक अपने आप में संपन्न है और एक वो शक्तिशाली वनवासी हैं, उसके रूप में अगर आप उनको चित्रित करोगे तो ये उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। ये देखिए, जब विवादास्पद मामलों, विवादास्पद का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। आजकल तो कंट्रोवर्सीज होते ही रहते हैं, आपको पता ही होगा। मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको। अब जिसे नहीं पता है, कंट्रोवर्सी का मतलब जब दो लोगों में क्या होता है, विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। तो आप एज अ सोशल साइंस टीचर क्या करोगे क्लास में? पहला, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, कि आप जो है मुकाबला ही ना करो, उससे बच जाओ पूरी तरह से। क्या एज अ टीचर आप जो है ये सिखाओगे कि जब भी कंट्रोवर्सी हो तो ऐसा ही करना चाहिए? तो ये कोई बात नहीं है कि आप पूरी तरह से खुद को बचाने के बारे में सोचो। दूसरा, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। आप क्या करो कि इसको ओकेजनली जो है उठाओ और इस पर कंडक्ट करो, इस पर ब्रीफ डिस्कशन करो, चर्चा करो। तीसरा है सही। अब चर्चा में क्या होता है, आपने अगर देखा होगा वहाँ पर मैंने चर्चा वर्ड को लिखा भी है ऐसे, कि चर्चा करना केवल का मतलब हो गया कि बच्चे बैठे हुए हैं और आप वहाँ पर सारी चीज़ें बता रहे हो, इससे उन्हें तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तीसरा देखिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, और यही इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर 3, कि आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए बिना प्लान के नहीं करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। उसके बाद से आप क्या करो, एक डिग्निफाइड डिस्कशन करो। डिग्निफाइड का मतलब, कंट्रोवर्सी होती है तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे के लोग इज्जत का एकदम फालूदा बना देते हैं, तो आपको उसको वैसे नहीं, उन्हें आप ये समझाइए कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो और जिसमें सम्मानजनक मतलब डिग्निफाइड डिस्कशन हो, कि एक दूसरे की बेइज्जती ना करें, वो एक दूसरे के साथ जो है रिस्पेक्टफुल बात करें, इससे तो होएगा। 4 देखिए, 4 देखते हैं, विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को उनको ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। अब ये देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि केवल तो नेगेटिव वर्ड होता है, बट यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ मतलब बच्चों को ठेस ना पहुंचने वाली बातों पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपको ये कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट को देखना है, ना कि यहाँ पर बच्चों का बैकग्राउंड या इससे कोई रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चंस। तो इसलिए कौन सा होगा, सही योजना, एक प्लानिंग बनाओ और रिस्पेक्टफुल डिस्कशन करें। उससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी भी आराम से सॉल्व हो जाता है, और आपको यही एज अ टीचर क्लास में जो है आपको करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन केंद्र बिंदु होना चाहिए। मतलब जो सोशल है एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका जो है, इसका जो टीचिंग का जो सेंटर होता है वो क्या होना चाहिए। इन दोनों सब्जेक्ट का आपको बताना है कि किस पर जो है फोकस होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का। इन दोनों में से बताइए क्या होगा, आंसर जरूर लिखिएगा। पहला देखिए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन होना चाहिए, या फिर बी, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अब इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि केवल ए होगा या केवल बी होगा। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक की भी बात हुआ है और राजनीतिक की भी बात हुई है, तो अगर आपको ऐसा कोई अध्यापन कराना है तो इन दोनों के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाना चाहिए, तभी तो आप दोनों के बारे में बता पाओगे। केवल एक के बारे में तो करने से ये राजनीतिक जीवन तो आ नहीं जाएगा। तो ये सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये दोनों कराएं। अध्यापन का केंद्र बिंदु जो है वो दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ए और बी दोनों। तो 78 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर लेना, या टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे भी आप आराम से जो है पूछ सकते हैं। क्लासेस के लिंक वगैरह मैं वहीं शेयर करती हूँ। 79, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल जो है होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, एक छोटे छोटे समूह बना रहे हो बच्चों का, तो आप किस पर जो है ज़्यादा बल करोगे, मतलब फोकस करोगे। पहला है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करने के लिए कहोगे, या फिर विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, या फिर सी, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना। मतलब आप क्या करो, जो ग्रुप्स हैं उनके थॉटफुली जो है उनको सेलेक्ट करो, या फिर डी, कार्य की पूर्ति कराना, मतलब टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप सोचो कि क्या इसमें से आपको लग रहा है कि डी जो है वो हो सकता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपका केवल एक ही मोटिव नहीं हो कि काम पूरा हो, तो ये तो गलत हो गया। तो देखिए डी जहाँ जहाँ है उसे काट देते हैं, यहाँ भी डी है, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो जिसे ना भी पता हो वो भी तो ऑप्शन एक के हेल्प से सॉल्व कर लेगा ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी। एंड यस ये राइट है, क्योंकि आप हमेशा ऐसा काम दो जो कि चैलेंजिंग हो, एक चैलेंजिंग टास्क दो, तभी तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, आपको जो है बच्चों को क्या करना है, एक साथ काम करना सिखाना है, क्योंकि एक साथ जब बच्चे काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। एंड सी, टू सेलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली, आपको जो है ग्रुप्स बनाने हैं वो सोच समझ के ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार भी ये देखा तक नहीं कि कौन सा बच्चा जो है कौन सा काम कर सकता है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे को आप जो काम दोगे वो उसको कर लेगा। तो हर बच्चे की आपको देखना है कि उनके हिसाब से ही सारे ग्रुप्स को आपको डिवाइड करना है। तो ए बी सी जो है वो करेक्ट है। समझ गए होंगे आप। अब 80 नंबर पे चलते हैं, 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ये चारों ऑप्शन पढ़िए और देखिए कि कौन सा सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में सही बात लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं। कहीं भी नेगेटिव वर्ड दिखा तो हम उसको तुरंत काट के अपना आंसर निकाल लेंगे। पहला देखिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है कि ये क्या करता है, हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज। तो क्या ये करता है। चलिए दूसरा देखते हैं, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। क्या ये सही है कि जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे और खुद से जानकारी ढूंढ लेंगे। क्या आपका एज अ टीचर कोई आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। तो ये गलत है, आपको हर जगह बच्चों को जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सिखाना पड़ेगा। सी देखिए, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। ये भी गलत हो गया कि आप क्या करो कि उनको समझाओ कम और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा जो है नॉलेज दो, बल्कि हमको हमेशा ये कोशिश करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। डी देखिए, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। और ये जिज्ञासा वर्ड जो है अपने आप में ही पॉजिटिव वर्ड है। तो ए एंड डी, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे आप, ए सही है और डी सही है। और ये समस्याओं का जो है ये क्या करता है कि सोशल साइंस के अध्ययन में ये इस वजह से सही है कि मान लीजिए कोई भी इशू आया तो आप उसको क्या करोगे, सिस्टमैटिक एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि आप क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से ही एनालाइज करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका असली जो रूट है वो क्या है। इस वजह से ये सही है और डी तो सही ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 81,
निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। अब प्राथमिक स्रोत क्या होता है और द्वितीयक स्रोत क्या होता है, ये देखो मैं आपको बता देती हूँ। प्राथमिक स्रोत वो होता है जो, मान लो मैं हूँ तो मैं अपनी खुद की जो है ऑटोबायोग्राफी हो गया या फिर खुद का कोई बुक्स, मतलब खुद से इंसान लिखना, वो प्राथमिक होता है। और दूसरा कोई चीज़ जो है कोई दूसरा सेकंड पर्सन है वो करे, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत पहला देखिए मुजफ्फर आलम, या फिर दूसरा अबुल फजल है, या फिर जो राज सुंदरी देवी हैं, या फिर 4 देखिए जियाउद्दीन बर्नी। तो इसमें से किसके लेखन को आप प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है, तो वो है मुजफ्फर आलम। इनका नहीं माना जा सकता है क्योंकि इनका जो है प्राथमिक स्रोत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका किसी और के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल का यस है, राज सुंदरी देवी का भी है और जियाउद्दीन बर्नी का भी है। तो ये अगर जिसने डिटेल में पढ़ा होगा हिस्ट्री उसे समझ में आ जाएगा, बट अगर अभी अभी आपको ना समझ में आए तो ये पॉइंट आप बस नोट कर लेना, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका कहीं भी आए कि लेखन क्या इनका प्राथमिक स्रोत है, तो यस अबुल फजल का भी प्राथमिक स्रोत के ही रूप में मानते हैं, राज सुंदरी देवी का भी और जियाउद्दीन बर्नी का भी। ये जो मुजफ्फर आलम है वो प्राथमिक स्रोत नहीं है इनका लेखन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 में ये है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। मान लीजिए कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में ये ऐसे पूछता है कि जो सेंसस हो गया, जनगणना हो गया, या फिर और भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो क्या ये प्राथमिक होती हैं या द्वितीयक, तो ये प्राथमिक होती हैं। बट जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अगर हिस्ट्री का कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो वो हिस्ट्री तो पहले किसी ने खोजा होगा ना, तो वो प्राथमिक है। बट उसको उसके बाद से क्या किया गया, उसको टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, इसलिए ये जो है प्राथमिक नहीं होता है। तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, ये सेकेंडरी होता है। अब चलिए 82, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। गलत वाली चीज़ बतानी है, इतिहास पढ़ाने के बारे में है, तो देखते हैं गलत क्या हो सकता है जिसे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, वही तो हम करेंगे। सबसे पहला गुफा चित्रकारी, जो केव पेंटिंग्स होती हैं वो, और एज अ सोर्स आपको देखना है कि कौन से स्रोत जो सोर्स है उसको यूज करना गलत है। तो केव पेंटिंग्स हो गया। दूसरा जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, जो लघु चित्रकारी होती है। तीसरा है शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस हैं। 4 जो है हस्तलिपियाँ, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो लिखी गई हैं हाथ से, उसको बोलते हैं हस्तलिपियाँ। तो इसमें से गलत वाला मैं आपको बता देती हूँ, गलत है लघु चित्रकारी। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्राचीन भारतीय का इतिहास आपको पढ़ाना है, प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको मिनिएचर पेंटिंग्स थोड़ी ना दिखा दोगे कि वो फिर कैसे समझेंगे। आप पहले उनको केव पेंटिंग्स दिखाइए, इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख वगैरह होता है उससे जो है रिसोर्स की तरफ पे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हस्तलिपियाँ कर सकते हो। बट लघु चित्रकारी से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास अगर आप पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो ये एज अ जो रिसोर्स है वो प्रयुक्त करना गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको पहले ये स्टार्ट नहीं करना है। पहले आपको यहाँ से गुफा चित्रकारी हो गया और ये दोनों, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, लघु चित्रकारी। और ये ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा इसको घुमाएगा भी नहीं, तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है 83, विज्ञापन। विज्ञापन को क्या बोलते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने देखा ही होगा आजकल बहुत होता है एडवर्टाइजमेंट, कि विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा, मतलब सामाजिक विज्ञान के टीचर के द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय, अब उप विषय क्या होता है आपको पता ही होगा, जो सब्जेक्ट के अंदर जो थीम्स वगैरह होते हैं, वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से आपको उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोशल साइंस टीचर क्रिटिकली एड्रेस वाइल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, और बी है समता के मुद्दे। और ये तो शायद आप सभी का सही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अपील टू द पर्सनल इमोशंस। आपको हर एक इमोशंस के बारे में जो है ये अपील करना चाहिए, कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, और समता के मुद्दे मतलब इशूज़ ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता के मुद्दे। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। पेडागॉजी के क्वेश्चंस जो सोशल साइंस है उसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है। 84 देखते हैं,
भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। अब भू उपयोग क्या होता है, लैंड से रिलेटेड होता है, ये लैंड यूज जो होते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कारण दिया गया है, इस पर आपको चर्चा करना है। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, और किसका करना है, भू उपयोग के बारे में चर्चा करना है। बट आप एक टीचर हो और आपको विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है, तो आप किसका करोगे, इस ऑप्शन में से बताइए। क्या क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकरण करना, जनरलाइजिंग करेंगे मतलब सामान्यीकरण करना, या फिर आप क्या करोगे, परिणाम निकालना, इन्फेरिंग, और हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना करना जिसमें इमेजिन वगैरह करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है, उत्तरदायित्व के प्रति में क्लासीफाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्लासीफाई कर दिया है आपने, ना ही सामान्यीकरण कर देंगे और ना ही कोई परिणाम निकाल देंगे। इसमें आपको क्या करना है, 6 to 8 के बच्चों के साथ आप क्या करोगे, हाइपोथेसिंग परिकल्पना करना उनको सिखाओगे कि जो भू उपयोग है, जो लैंड यूज़ है, उसके इसमें अगर ये परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन वो उसके आंखों के सामने नहीं हो रहा है, वो परिवर्तन सोचेगा अपने दिमाग में कि जो लैंड होते हैं, जो उनका यूज़ है, उसके बारे में अगर आपको डिस्कस करना है कि परिवर्तन जो चेंजेस होंगे, तो उसका कुछ और कारण, क्या क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उनके अंदर कौन से जो कुशलता है उसका मूल्यांकन, आप कौन से कुशलता का मूल्यांकन करोगे, हाइपोथेसिस करना कि वो अपने दिमाग में जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा सके, खुद से समझ सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। 85 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, तो सबसे अच्छा इसमें से ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है कि आप क्या करो, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दो, या फिर आप वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण करा दो। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे बेस्ट वही चीज़ होती है कि बच्चों को आप जो है जितना ज़्यादा उनको विजिट करा दो, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको विजिट कराएंगे, तो उनके सेंसेस जो हैं, जितना ज़्यादा उनके जो सेंसेस होते हैं, उनकी इंद्रियां जो हैं यूज़ में होती हैं, वो उतना ज़्यादा सीखते हैं। और भ्रमण से ज़्यादा जो है, सबसे जहाँ पर सारे सेंसेस उनके काम में आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि भ्रमण पे लेकर जाओ, कोई चीज़ सिखानी है, चाहे ईवीएस है, चाहे सोशल साइंस है, तो वो बहुत आराम से उसमें चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये व्याख्यान तो वर्ड ही गलत है, और पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये वाला जो है ना, ऐसे भ्रमण वाले देखना, आपके ऑप्शंस में बहुत आएंगे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। मतलब जो कार्टून वगैरह बने होते हैं टेक्स्ट बुक्स में, आपने देखा होगा, वो क्यों बनाया जाता है, उसका कुछ तो रोल होगा। तो पहला है कि इसकी कोई भूमिका ही नहीं है, और कार्टून जो हैं वो इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। गलत हो गया, ये भूमिका है तभी तो ऐसा पूछ रहा है। दूसरा है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कि इस वजह से करते हैं कि भरपाई कर दो और पाठ्य पुस्तक बढ़िया दिखेगा, ये भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा देखिए, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, मतलब सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, इस वजह से, ये भी गलत हो गया। 4 देखिए, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, और यही बेस्ट है कि आप क्या करो, जो भी बेसिक इशूज़ है उसे रेज करना, मतलब उठाना, एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे जो हैं खुद से रिलेट कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट है 87। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथन पर आपको विचार करना है, और इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। या फिर बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करती है। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, क्या ये दोनों सही है? जो रंग भेद की जो प्रथा है वो भेदभाव करती है बट मत देने की अनुमति प्रदान करती है, अलाउ द राइट टू वोट, या फिर बी 87 का बी। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, क्योंकि दोनों की दोनों बातें गलत है। क्योंकि रंग भेद की जो प्रथा है, आपको इस पर विचार करना था कि ये रंग भेद की जो प्रथा है वो जातियों के बीच भेदभाव करती है, जो कास्ट होते हैं डिस्क्रिमिनेट्स करता है बिटवीन रेसेस, बट अलाउ करता है राइट टू वोट। और बी है कि इट प्रिवेंट्स
मिंगलिंग ऑफ रेसेस, मतलब यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है। ये जो रंग भेद की प्रथा है वो क्या कर रही है, वो रोक रही है एक दूसरे से मिलने से, परंतु सभी को समान रूप से जो है पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है वो सबको समान रूप से मिलती है। तो दोनों ही बातें गलत हैं, इस वजह से ए और बी दोनों गलत हैं। अब इस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको समझना है ये, क्योंकि ये आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ना आए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। अब देखिए आर्टिकल के सब्जेक्ट आते ही आप में अनुच्छेद भी आएगा और ग्राम पंचायत तो है ही, उसे आना क्वेश्चन एकदम श्योर है। तो ग्राम पंचायत में कौन आता है चुनकर और उनका और कार्य संभालते हैं। तो अगर आपको पता होगा थोड़ा भी ग्राम पंचायत के बारे में तो आप इस क्वेश्चंस को कर लेंगे कि सरपंच तो होता ही है और वार्ड के सदस्य भी होते हैं, वो चुन कर आते हैं, मतलब इनका इलेक्शन होता है, बट सचिव जो है उसका इलेक्शन नहीं होता है सचिव का। और जो ग्राम सभा का जो सदस्य होते हैं इनका भी कोई इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये चुनकर बात कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट होते हैं जिसका चुनाव होता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में होता है। तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है, ए एंड बी। आप समझ गए होंगे। सचिव को तो आपको पता है सरकार ही अपॉइंट करता है, जो सभा है सदस्य वो भी नहीं होता है। तो ए बी, डी मत लगा देना, ए और बी ही होगा। और अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें, मान लीजिए सचिव नहीं है तो जहाँ जहाँ सी हो उसको काट दो, क्योंकि गलत वाला तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये सी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या, ए और बी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 89 देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। अभी लेखपाल का एग्जाम बहुत जोरों शोरों से था, आपको पता ही है। तो उनका काम क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या है उनका, वो बताना है। पहला देखते हैं, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। आपको पता है जो गांव वगैरह में जो जमीन, जितनी भी जमीन होंगी उन सबका जो रिकॉर्ड है वो जब भी खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो वहाँ पर लेखपाल का ही, बिना लेखपाल के वो नहीं होता है। जमीन वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं, जो भूमि मापन करना होता है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वही लेखपाल का काम होता है। और लेखपाल में जो एक सब्जेक्ट भी है गांव से ही रिलेटेड है, हाँ ग्रामीण से, तो इसीलिए उनको पढ़ाया भी जाता है। तो इसका क्या ये होगा कि वो संपत्ति का निर्माण करें और रख रखाव, गलत। भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, ये उनका काम नहीं है रोजगार करना, कि वो जॉब्स वगैरह जो है लेकर आए। तीसरा है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, ये भी उनका काम नहीं है कि आप उनके पास कंप्लेन लेकर जाओ और जो भी डिस्प्यूट्स हो उसको वो रोकें। इनका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो ये जिसे नहीं पता हो लेखपाल का काम, वो इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। और ऐसे आप पढ़ते रहो, आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। एक बात याद रखना, खुद से एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हर दिन लगाना, पैसेज की प्रैक्टिस भी करते रहना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन, लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है सही है। पहला देखिए, नगर निगम का जो आयुक्त है वो वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, गलत है, क्योंकि ये स्थानीय शहरी प्रशासन का कार्य नहीं है। दूसरा, आपको बेसिकली यही बताना है कि लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम क्या है। वार्ड के पार्षदों द्वारा ये आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं, एंड दिस इज राइट। जो लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वार्ड काउंसलर्स फ्रॉम कमिटीज टू रिजॉल्व इशूज ऑफ गवर्नेंस के जो इशूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, ये राइट है। ये गलत है कि ये सरपंच मुखिया होता है इसका। तो जिसे ना पता हो कि लोकल अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम क्या है, तो आपको ये कॉपी में नोट करना है। तो ये थे आज की क्लास। आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम हो गया, आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल हो। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करना, इग्नोर मत करना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल मिलेंगे फिर से ऐसे ही अच्छे से क्लास में। बस आप जो भी मैं क्लासेस एक दिन में कराती हूँ 4 से 5 हो ही जाती हैं, आप उन सबको ध्यान से देखा करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।